नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में से 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। ऐसे में 5वें चरण की प्रमुख सीटों पर सबकी नजर है। बात बिहार की करें तो 5वें चरण में 5 सीटों पर मतदान होने हैं। इनमें सारण लोकसभा सीट और हाजीपुर की सीटें हॉट सीटें मानी जा रही हैं। इन सीटों पर सारण से आरजेडी से लालू यादव की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। तो वहीं हाजीपुर सीट से लोजपा से चिराग पासवान चुनावी समर में हैं, जिनकी टक्कर आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। आज इसी कार्यक्रम में इन्हीं 2 सीटों पर करेंगे चर्चा और विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम। आज महासंग्राम में सबसे पहले बात करते हैं सारण लोकसभा सीट की। सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी चुनावी समर में हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य चुनावी ताल ठोक रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। इन्होंने 2014 में आरजेडी की राबड़ी देवी को और 2019 में आरजेडी के चंद्रिका राय को पटखनी दी थी। दरअसल साल 2013 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सजा याफ्ता हो जाने के बाद किसी भी संवैधानिक पद से वंचित होने के उपरांत उन्होंने सारण लोकसभा क्षेत्र में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को 2014 के चुनाव में उतारा था। डॉक्टर रोहिणी आचार्य की मां व दिग्गज नेता राजद सुप्रीमो लालू यादव की धर्मपत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से मात खा चुकी हैं। अब अपने संबंधी और मां का बदला लेने के लिए डॉक्टर रोहिणी आचार्य 2024 के चुनावी समर में उतर चुकी हैं। आइए सारण लोकसभा सीट की खास बातों पर ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डालते हैं। तो सारण लोकसभा सीट, अब यहां पर कुल मतदाता 17,95,010 और अगर जो बात करें पुरुष मतदाताओं की तो पुरुष मतदाता हैं यहां पर 8,54,230। अब बात कर लें महिला मतदाताओं की तो यहां पर 9,40,771 महिला मतदाता हैं। यहां एक चीज देखने वाली बात है कि पुरुष मतदाता कम हैं महिला मतदाता के मुकाबले। ये जो पुरुष मतदाता हैं ये कम हैं, ये 8,54,230 और यहीं पर महिला मतदाता देखिए 9,40,771 है, यानी कि महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अब यहां पर देखें जनादेश 2019, क्या राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से यहां पर जीते थे और जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया चंद्रिका राय आरजेडी से यहां पर हारे थे। ये लालू प्रसाद यादव के समधी हैं चंद्रिका राय, और पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2014 में राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी से थे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को इन्होंने मात दी थी 2014 में, और पुनः 2019 में चंद्रिका राय यानी कि लालू यादव के समधी को मात दी थी। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव में विधानसभाओं की क्या स्थिति है। तो अब देखें मढ़ौरा में बीजेपी है, छपरा में बीजेपी है और गड़खा में बीजेपी है, अमनौर में बीजेपी है, परसा में बीजेपी है, सोनपुर में बीजेपी है। यानी कि जो भी 6 विधानसभा की सीटें इस लोकसभा के अंतर्गत सारण लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, सभी पर बीजेपी है। सभी पर बीजेपी ने अपना दावा बोला है, यानी कि सभी बीजेपी के खाते में है। अब थोड़ा सा इतिहास जान लें 5वें ग्राफिक्स को। 2009 में लालू प्रसाद यादव आरजेडी से यहां पर विजयी हुए थे। वहीं अगर जो देखें 2014 में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से विजयी हो गए थे और 2019 में राजीव प्रताप रूडी यहां से विजयी हुए थे। ये हमने आपको बताया। अब आपको हम बताते हैं कि 2009 आंकड़े बताएंगे, प्रतिशत बताएंगे। ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये हैं राजनीतिक दलों के 2009 के। 2009 सारण लोकसभा सीट, और यहां पे जो स्थितियां हैं यहां पर आरजेडी जो है 47.21% यहां पर
वोट प्राप्त की है और यहीं बीजेपी 38.29% यानी कि दूसरे नंबर पर रही है बीजेपी। और राजीव प्रताप रूड़ी यहां से हारे हैं। लालू प्रसाद यादव जो हैं यहां से जीते थे 2009 में। अब बात करते हैं 2014 की, 2014 लोकसभा चुनाव की। तो यहां पर अगर जो देखें तो साफ दिख रहा है कि 41.12% यहां पर बीजेपी ने यहां पर मिला है, यानी कि पिछले लोकसभा सीट से जो पिछले लोकसभा का चुनाव था उससे कुछ कम है। यहां पर बीजेपी जो है 41.12% है और यहीं पर आरजेडी 36% आ गई, यानी कि 2% यहां पर कमी हुई है। 2% आरजेडी के वोटों में कमी हुई है और यहां पर जो है कमी तो बीजेपी के वोटों में भी हुई है, लेकिन 41% यहां पर पा करके ये जो है पहले स्थान पर आई और राजीव प्रताप रूड़ी यहां से जीते। वहीं अगर जो बात करें 2019 की, तो 2019 में 10% की वृद्धि लेकर के बीजेपी पहले स्थान पर रही है और दूसरे स्थान पर आरजेडी से चंद्रिका राय रहे हैं। तो यहां पर हमने ये चीजें दिखाई। अब हम चलिए हम अब अगर जो बात करें इस सारण लोकसभा सीट की, तो ये लालू परिवार की यानी कि यादव परिवार की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और इस पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए डॉक्टर रोहिणी आचार्य यहां पर चुनाव मैदान में आई हैं। तो हमारे जो मेहमान हैं, तो जो हमारे मेहमान हैं, 2 मेहमान अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये मुकाबला देख सकते हैं किनके बीच है, डॉक्टर रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूड़ी। अगर राजीव प्रताप रूड़ी जीतते हैं तो यहां पर इनकी हैट्रिक लगेगी और रोहिणी आचार्य अगर जो जीतती हैं तो अपनी मां और जो संबंधी हैं उनका बदला लेंगी। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विवेक श्रीवास्तव, नेता बीजेपी, और अशोक सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक सिन्हा जी, हम आपके पास पहले आएंगे और जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टर रोहिणी आचार्य को यानी कि लालू जी की बेटी हैं, पुत्री हैं, उनको यहां से उतारने के पीछे का राज क्या है? क्या राबड़ी देवी, चंद्रिका राय लगातार बीजेपी से यहां पर मात खा चुके हैं, ऐसे में रोहिणी आचार्य को किस गणित के हिसाब से यहां पर उतारा गया? अशोक सिन्हा जी। चलिए, अशोक सिन्हा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो विवेक श्रीवास्तव जी, लगातार यहां पर वोट प्रतिशत सारण में आपके बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और राजीव प्रताप रूड़ी लगातार 2 बार यहां पर विजेता रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को मात दे चुके हैं, फिर चंद्रिका राय को मात दे चुके हैं, लालू यादव के समधी हैं और पुनः अब उनकी पुत्री चुनाव मैदान में है। क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए देवेंद्र जी, राजीव प्रताप रूड़ी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है। आपने देखा लालू यादव ने किस तरह से अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को वहां लड़ाया, फेल रहे। अपने समधी को लड़ाया, जो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं वो भी फेल रहे। चंद्रिका राय जी पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं, यही परिचय नहीं कि उनके समधी हैं जी, ऐसे वो भी फेल रहे। अब आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि राजीव प्रताप जी की जमीनी पकड़ कितनी है। तो ऐसे में डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो अभी कुछ महीने पहले सिंगापुर थी, सिंगापुर से क्या करके केवल लालू यादव की पुत्री होने के नाम पे राजीव प्रताप रूड़ी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी दशा पूर्व प्रत्याशियों से बदतर होने वाली है। राजीव प्रताप रूड़ी का जमीनी होमवर्क बहुत तगड़ा है। राजीव प्रताप रूड़ी लोकसभा से हैट्रिक बना करके संसद पहुंचेंगे
और हमारी शुभकामनाएं उनको हैं। वो भारत सरकार में मंत्री भी बनेंगे। जी जी, अच्छी बात है। योग्य और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल, जैसे पायलट है। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, डॉक्टर आलोक सोती जी। हम बात कर रहे हैं सारण लोकसभा की। सारण लोकसभा से डॉक्टर माफ कीजिएगा, राजीव प्रताप रूडी और डॉक्टर रोहिणी आचार्य दोनों आमने सामने हैं। राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को हराया, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को हराया, लालू यादव के समधी को हराया, कहा जा सकता है। लेकिन अब लालू यादव की पुत्री यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। ये गणित क्या है? जब पूर्व मुख्यमंत्री मात खा चुकी हैं, लालू यादव के समधी चंद्रिका राय मात खा चुके हैं राजीव प्रताप रूडी से, तो ये कौन सा गणित लगाया है यहां पर आरजेडी ने और डॉक्टर रोहिणी आचार्य को उतारा है? जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2009 में लालू यादव जी ने जो है राजीव प्रताप रूडी साहब को यहाँ से हराया था। इसका मतलब है कि यह आरजेडी की एक परंपरागत सीट है जहाँ पे लालू के परिवार का एक वर्चस्व रहा है। हालांकि उनकी पत्नी हार चुकी है, लेकिन अब बेटी जो है वो मैदान में आ गई है। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यहाँ पे तीसरी बार जो है राजीव प्रताप जी जहाज को अपना टेक ऑफ कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कॉमर्शियल पायलट है और अभी भी एक्टिंग कैप्टन है, जहाज को अपना उड़ाते हैं और ले जाते हैं। लेकिन इस बार देखने वाली बात है कि उनका जहाज टेक ऑफ कर पाएगा कि नहीं। हालांकि रनवे पे तो बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन देखने वाली बात है जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस को जो आपका बना हुआ एक महागठबंधन है या एनडी गठबंधन है, वो भी यहाँ पे जोर डाल रहा है। क्योंकि आपने पिछली बार देखा था 40 में से 39 सीटें जो थी वो एनडीए है उनके पास थी, बीजेपी एलाइड के पास थी। इस बार आप देख रहे हैं कि टक्कर बड़ी मुश्किल के है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि रोहिणी आचार्य शायद वही है जिन्होंने अपनी किडनी सिंगापुर में जो है वो अपने पिता को दान की थी। अगर ये वही है तो एक इनके साथ जो फैक्टर है, जो सिंपैथी फैक्टर है, वो भी जुड़ जाएगा अगर मैं सही होता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन से। तो कुल मिला के लालू प्रसाद यादव जी का एक यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे समर्थक जरूर होंगे उनके साथ, क्योंकि 2009 में वो जीते थे। दूसरी और अगर सिंपैथी भी लालू जी की बेटी के साथ जुड़ जाती है तो इस बार जो है रोहिणी जी का ट्रेन उड़ने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर हो सकती है। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है यहाँ पर कि अगर जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में ये चीजें देखी जा रही हैं कि 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 पर बीजेपी का पताका फहर रहा है, यहाँ पर कमल खिला हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर जो विधानसभा के लिहाज से देखें फिर भी तो यहाँ पर आरजेडी पीछे जाती हुई दिख रही है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कि 6 विधानसभा आपके आंकड़ों में जो हमको दिखाई पड़ रही है, 6 की 6 जो है वो बीजेपी के पास है। इसका मतलब है इस क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा दबदबा है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी लालू प्रसाद ने भी 15 साल तक यहाँ पे बिहार में जो है राज किया था। हालांकि उस राज को जंगल राज का नाम दिया गया है। बड़ी अव्यवस्थाएं थी, कानून और व्यवस्था की बड़ी अव्यवस्थाएं थी। उसका असर आपको अब जाके देखने को मिल रहा है। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि जब वहां से लालू परिवार खड़ा होता चला आया है तो कुछ ना कुछ उनका अस्तित्व वहां पे होगा, कुछ ना कुछ जमीनी हकीकत जो है आरजेडी के साथ जुड़ी होगी। ऐसे में बिल्कुल नकार देना कि एक तरफा का चुनाव होगा, तीसरी बार भी राजीव प्रताप रूडी आसानी से जीत जाएंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी, ये गणित और है जो हम विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहेंगे। ये गणित कि इनका गणित क्या कहता है। यहाँ पर जो पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या बताई जा रही है, यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक बताई जा रही है 9,40,771, और अगर जो पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 8 लाख और आपको 8,54,230 है। यानी कि यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। शायद आरजेडी ने यह सोच करके डॉक्टर रोहिणी आचार्य को उतारा होगा कि परिवार की सीट है, कुछ सिंपैथी होगी और साथ ही साथ महिला हैं तो इनका उन्हें फायदा मिल सकता है। अगर ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। विवेक जी, देखिए देवेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा कि रोहिणी आचार्य भी कुछ दिन पहले विदेश से आई है। जमीनी लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं, सिर्फ एक लालू प्रसाद यादव की बेटी
वो भी एक सजा याफ्ता मुलजिम की बेटी होने के अलावा उनके पास कोई और ट्रैक मार्क नहीं है। लालू का नाम आने के बाद लोग बिहार को जंगल राज को याद करने से नहीं चूकते। अभी आलोक सोती साहब ने भी उस जंगल राज का नाम ले लिया। तो लालू कोई ऐसा नाम नहीं है बिहार के लिए जिसको याद करने पे बहुत अच्छी भावनाएं लोगों के मन मस्तिष्क में आती है। लालू का नाम लेते ही मान आपके दिमाग में चारा घोटाला, अराजकता, जंगल राज, बलात्कार, अपहरण, उद्योग और स्वयं लालू के तमाम तारीखों की पेशियां और सजा याफ्ता बेऊर जेल से लेकर के रांची की जेल तक की यात्राएं आपके दिमाग में पहुंच जाती है। तो मुझको नहीं लगता कि ऐसे में कोई बहुत लाभ रोहिणी आचार्य को मिलने वाला है। हाँ, एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसका लाभ उन्हें मिल सकता, बाकी लालू यादव से उनका नाम जोड़ के उनका नुकसान ही होना है जी। और जो महिला पुरुष के अनुपात की आप बात करें, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि बिहार से बहुत मात्रा में श्रमिक रोजगार के गर्ज से बाहर जाते हैं, तो उस कारण से भी वहां पे महिलाओं का अनुपात ज्यादा है और पुरुषों का कम है। जहां तक राजू प्रताप रूढ़ी जी का विषय, मैंने बार बार कहा कि हमारा होमवर्क बहुत स्ट्रांग है। आप खुद देख रहे हैं कि 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और राजू प्रताप रूढ़ी जैसा सुलझा और पुराना राजनेता, इसका एक लंबा राजनीतिक जीवन है, जो अटल जी की कैबिनेट में मंत्री रह चुका है, ऐसे व्यक्ति का रोहिणी आचार्य जैसे लोगों से झटका खा जाना मुझे समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम बहुत आश्वस्त है कि राजू प्रताप रूढ़ी एक्टिव बनाते हुए तीसरी बार वहां से सांसद चुने जाएंगे और हमारी शुभकामनाएं है कि भारत सरकार में मंत्री भी बने जी। ये कोई रोहिणी आचार्य को चुनौती नहीं मानते जी। चलिए, रोहिणी आचार्य कोई चुनौती नहीं है, भले ही महिला है और महिला मतदाता कुछ यहाँ पर ज्यादा ही हैं। तो हम यही प्रश्न लेकर के अपने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती जी, सवाल यहाँ पर यह है कि महिलाओं की संख्या यहाँ अधिक है और सिंपैथी की आप बात करते हैं कि अगर जो सिंपैथी यहाँ पर इनके साथ आ गई, पारंपरिक सीट है ये आरजेडी की, लालू यादव की, और लालू यादव का अगर जो नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि यहाँ पर मतदाता महिला होने के नाते इनको कुछ लाभ हो जाए। क्या ऐसे लाभ हो सकते हैं जैसा कि विवेक जी ने नकार दिया? तो चलिए, डॉक्टर आलोक सोती जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब हम दूसरी जो लोकसभा सीट है उसकी तरफ रुख करेंगे और वो है हाजीपुर लोकसभा सीट। हाजीपुर लोकसभा सीट की हम अगर जो बात करें तो बात करते हैं बिहार में 5वें चरण की दूसरी हॉट सीट हाजीपुर की, जहां से एनडीए गठबंधन की लोजपा प्रत्याशी चिराग पासवान चुनाव मैदान में हैं। वहीं इंडी गठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। इस सीट से चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ना चाहते थे। 2019 में यहां से जीत भी हासिल की थी पशुपतिनाथ पारस ने, लेकिन इस बार यह सीट चिराग पासवान को मिली है। तो आइए अब इस लोकसभा सीट की कुछ खास बातें हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। मुकाबला तो आप देख ही चुके हैं कि किनके किनके बीच है, और साथ ही साथ मतदाता 19,49,189 कुल मतदाता यहां पर हैं। अगर जो बात करें पुरुष मतदाता की तो 9,26,849 मतदाता यहां पर हैं। वहीं अगर जो महिला मतदाताओं की बात करें तो यहां भी महिलाओं की संख्या अधिक दिखाई देगी। 10,22,270 महिला मतदाता है, यानी कि 19 लाख महिलाओं में 19 लाख कुल मतदाताओं में 10 लाख महिला और 9 लाख के करीब जो है पुरुष मतदाता है। अब बात करेंगे थर्ड जेंडर तो यहाँ पर 70 है। चलिए अब जनादेश की बात करते हैं। पशुपति कुमार पारस यहाँ पर लोक
जनशक्ति पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़े थे, लोजपा से, और जीते भी थे। वहीं शिव चंद्र राम राजद से थे और यहाँ पर हारे थे। आज फिर शिव चंद्र राम यहाँ पर राजद से चुनाव लड़ रहे हैं और पशुपति कुमार पारस की जगह पर इनके भतीजे जो हैं ये चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोकसभा की तरफ अगर जो बात की जाए, लोकसभा में कुल जितनी विधानसभाएं हैं उसमें हाजीपुर लोकसभा विधानसभा में लोजपा है, लालगंज में लोजपा है, महुआ में लोजपा है, राजापाकर में राजद है, फिर राघोपुर में लोजपा है और महनार में लोजपा है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सीट है, जो 6 विधानसभाएं हैं इन लोकसभा में, इनमें सिर्फ राजद एक सीट पर विधानसभा पर विजयी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल, बाकी लोक जनशक्ति पार्टी यहां पर विजयी हुई है। अब अगर जो बात करें कि यहाँ के इतिहास की, तो 2009 से राम सुंदर लाल जनता दल से यहाँ पर विजयी हुए थे, जनता दल से। और अगर 2014 की बात करें तो रामविलास पासवान यहाँ से विजयी हुए थे लोक जनशक्ति पार्टी से। और 2019 में, जैसे कि अभी जनादेश में हमने बताया, कि पशुपति कुमार पारस, पशुपति ये गलत लिखा है लेकिन पशुपति हैं, पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी से 19 में ये चुनाव जीते थे। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और जो हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर आलोक सोती और विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि पिछले लोकसभा की अगर जो हम बात करें तो वो प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट की। हाजीपुर लोकसभा सीट पर अब लोजपा चिराग पासवान हैं, तो बढ़त तो पहले से ही है। अगर जो विधानसभा के हिसाब से देखा जाए विवेक श्रीवास्तव जी, तो यहाँ पर सिर्फ एक सीट पर ही इस लोकसभा में जितनी विधानसभाएं आती हैं उनमें से सिर्फ एक सीट पर राजद है और 5 पर लोजपा है। तो आपके एनडीए के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर लोजपा के, ये तो बढ़त पे है ही हैं, लेकिन शिव चंद्र राम पुनः चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। तो क्या अभी भी टक्कर मानते हैं इस लोकसभा चुनाव में या नहीं मानते हैं? और नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं? देखिए देवेंद्र जी, 6 विधानसभाओं में 5 हमारे पास है, एक आरजेडी के पास है, और ये हाजीपुर सीट रामविलास पासवान जी के नाम से जानी जाती है, उन्हीं के नाम से ये पूरे देश में मशहूर है। रामविलास पासवान जी इस पे लड़ते रहे और वो अपने भाई को लड़ा के यहाँ से राज्यसभा रास्ते चले गए थे दिल्ली। उनको आसाम से राज्यसभा भेजा गया था, जहां तक मेरी जानकारी। और पशुपति कुमार पारस वहां पे लड़े थे और जीते थे और वो मंत्री भी बने थे। तमाम किंतु परंतु के बाद पशुपति जी ने भतीजे को आशीर्वाद दिया है और भतीजा लड़ रहा है। चिराग पासवान लोकप्रिय नेता हैं, लगातार अपनी चुनाव में जीत दर्ज करते रहे हैं। रामविलास पासवान जी के समर्थकों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके पीछे खड़ा है। उनसे उन लोगों को उम्मीद है, भविष्य को उम्मीद है उनसे, और भविष्य के एक बड़े नेता है। आज दलित समाज चिराग पासवान में एक बड़े नेता का भविष्य देखता है और उस तरह से वो सक्षम भी है। ऐसे में कोई गुंजाइश नहीं है कि चिराग पासवान की विजय यात्रा में जरा भी कोई डंट लग पाए। और बिहार ने तो लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह आरजेडी को नकार दिया था। एक सीट नहीं दिया था इनको बिहार ने। और इस बार भी जो हमारे गठबंधन की ताकत है
मुझे नहीं लगता कि उस विजय रथ के आगे आरजेडी की लालटेन कहीं जल पाएगी। ये तो आरजेडी की लालटेन तो हमारे विजय रथ की घबराहट से जो अगल बगल जो हवा निकलती है उसी से बुझ जाएगी। तो मुझको उम्मीद नहीं है कि कहीं भी आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को चुनौती देने की स्थिति में। एक चीज और है ना, पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान में बनती नहीं है। हालांकि दोनों एनडीए में हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पशुपति कुमार पारस जो हैं उनके चाचा ये प्रचार में भाग नहीं ले रहे हैं, वर्तमान में वहां से सांसद भी हैं, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मैं आपकी सारी बातें से सहमत हूँ। मैंने कहा ना कि थोड़ी बहुत नाराजगी के बावजूद भी आज ये सत्य है, चिराग पासवान वहां से उम्मीदवार है। बनती हो ना बनती हो, प्रचार करते हो ना करते हो, कम से कम उनके विरोध में तो नहीं प्रचार में जा रहे हैं ना। और चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं। बिहार से दलित राजनीति में जो रामविलास पासवान का कद रहा है किसी का नहीं रहा दलित राजनीति में। और ऐसे में आज चिराग पासवान में दलित समुदाय अपना भविष्य का नेता देखता है। जिस कम आयु वर्ग में चिराग पासवान जी राजनीति में आए और लगातार अपनी उपस्थिति और जीत दर्ज कर रहे हैं, इससे तो साफ मैसेज है कि एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उनका फॉलोअर है, उनके पीछे खड़ा है और उनमें भविष्य का नेता देखता है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नेता जिसका भविष्य उज्जवल है उसके राजनीतिक जीवन पे कहीं कोई डंट लगाने की स्थिति है किसी नेता की। चलिए, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, चिराग पासवान जीत करके दिल्ली जाएंगे और इस बार पूरी जो लोजपा है उसके कोटे का मंत्री पद भी इनको मिलेगा। ठीक, हम डॉक्टर आलोक सोती के पास आएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। क्या लगता है कि पशुपति कुमार पारस उनके जो चाचा हैं और चिराग पासवान, चचा भतीजे का वार कुछ चुनाव पे इफेक्ट डालेगा हाजीपुर लोकसभा सीट पर? देखिए देवेंद्र जी, हमको नहीं लगता कि कोई असर डालेगा, क्योंकि अगर पशुपति नाथ जी की बात कही जाए तो उनकी एग्जिस्टेंस जो थी वो रामविलास पासवान की वजह से थी। सबसे युवा रामविलास पासवान थे जो केंद्रीय मंत्री बने, बड़े बड़े पदों पे रहे, वो रेल मंत्री भी रहे और उनसे कहा जाता था कि वो बड़े एक मौसम वैज्ञानिक थे और वो उनकी एक अपनी पार्टी थी और वो जब भी कोई सरकार केंद्र में बनती थी तो उनके साथ वो जुड़ जाते थे और मंत्री पद पे रहते थे। मंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने बिहार के लिए काफी किया, अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी काफी उन्होंने किया। दूसरी बात, देखने वाली बात यह कि जो आप आंकड़े देख रहे हैं वो पुरुष और महिला के देख रहे हैं। अगर आप उसको जातिगत रूप से देखें तो आप देखेंगे कि वो पासवान के फेवर में ज्यादा जाते हैं जाति रूप में। इसीलिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि 6 में से 5 जो विधानसभा है वो उनके पिताजी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसके पास है। तो कुल मिला के देखने वाली बात है, जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हम देख रहे थे रैली की 1-2 दिन पहले और चिराग पासवान का जिस तरीके से गुणगान किया, उससे लग रहा है कि ये जो चरिश्मा है वो फिर से दोहराएगा और चिराग पासवान आसानी से वहां जीत जाएंगे। एक युवा है, खूबसूरत है, कभी फिल्मों में काम करते थे, अब पूर्णतः जो है राजनीति में आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि युवा वोट जो है आजकल ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। युवाओं में इस तरीके का क्रेज बढ़ रहा है कि कोई नया युवा अगर उनकी जाति से या उनके समुदाय से निकल के ऊपर जाता है तो उसको फेवर में उनको फायदा होता है। तो जहां तक चाचा रामविलास पासवान के निधन होने के बाद जो आपने देखा था कि एक थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जिससे चाचा और भतीजे में डिफरेंस आ गया था और बाद में अध्यक्ष पद को लेके पार्टी कौन चलाएगा, तो उसके बाद जो उन्होंने अलग अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन अब जैसे दिखाई दे रहा है कि अमित शाह जी का भी थोड़ा सा हमने देखा था, निर्देशन था कि आप लोग बैठ जाइए और एक साथ होके जो है जो सीटों का बंटवारा है उसको आप कर लीजिए, आप लोग एक ही हैं। तो ये सब बातों का असर पड़ता है। तो बाकी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चिराग पासवान के पास है और जिस तरीके का उन्होंने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने काफी रैली भी की उसके फेवर में
चिराग पासवान जी के, उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो आंकड़े बता रहे हैं, चाहे वो पुरुष और महिला के हो, चाहे वो जातिगत हो, तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान यहाँ आसानी से अपनी सीट जीत लेंगे। जी, महिलाओं की जहां तक यहाँ पर बात है कि इन दोनों सीटों पर देखा जाए तो महिला मतदाता ज्यादा है, कारण क्या हो सकता है? इसका सिंपल कारण है कि वहाँ माइग्रेशन बहुत है। जो भी देखिए, ना वहाँ शिक्षा के लिए, ना ही वहाँ पे कोई उद्योग है बहुत ज्यादा। आप बिहार की ये आप दुर्दशा देख ही रहे हैं, ना ही वहाँ सर्वाइवल के लिए। इसलिए जो भी पुरुष और बालक होता है वो वहाँ बिहार से माइग्रेट होके जो है बाहर चला जाता है। जब वो किसी दूसरी स्टेट में जाता है, चाहे वो दिल्ली जाए, किसी समय जो है मुंबई जाया करता था, अब तो खैर हर जगह एनसीआर में भी आपको दिखाई देने लगे हैं और आपको हर एक प्रदेश में दिखाई देने लगे हैं। तो ऐसे में जो पुरुष का जो माइग्रेशन रेट है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बिहार में महिलाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कुछ कुछ गांव तो ऐसे हैं, केवल वहां पे जाएंगे तो घरों में केवल महिलाएं मिलेंगी, पुरुष कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां खेती बाड़ी का भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। तो ये तो दुर्दशा है बिहार की। पता नहीं कैसे वहां के राजनेता हैं जो अभी तक उसको सुधार नहीं पाए हैं, और आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिस तरीके की वहां आचार विचार चल रहे हैं बिहार में, केवल राजनीति चल रही है, और सही ढंग से सही दिशा में किस तरीके से बिहार को ले जाना है, कोई भी सरकार इसको सोचने में समय नहीं लगा रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ कामेश्वर मुकुंद, नेता बीएसपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बात तो हाजीपुर लोकसभा सीट की हो रही है, और बीएसपी का हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रोल है, लेकिन बीएसपी किसका सपोर्ट कर रही है हाजीपुर में, ये जानना बिल्कुल गलत है। किसी का सपोर्ट नहीं कर रही है ना। ये शोषितों, वंचितों, महिलाओं और सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी, सबके हक अधिकार के लिए चुनाव लड़ रही है। किसी का समर्थन करना, किसी को जिताना, हराना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। नहीं, बीएसपी सारण में तो है। सारण में तो बीएसपी जो है 2009 में तीसरे स्थान पर रही है, लेकिन उसके बाद से विलुप्त हो गई है। तो इस बार सारण में क्या कुछ? जी, हम वैशाली जिला अध्यक्ष है और सारण हमारे पड़ोस में है, और बहुत ही अच्छा वहाँ हम लोग लड़ाई दे रहे हैं। चलिए, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती, जो छोटी छोटी अदर पार्टियां हैं, जैसे कि अब जो हम बात कर रहे हैं हाजीपुर लोकसभा सीट की, तो इसमें लोजपा, राजद आमने सामने इनकी फाइट है, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये नुकसान किसका करती हुई देखी जा रही है? देखिए, जहां तक छोटी पार्टियों का बिहार में अस्तित्व उतना महत्व नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है। अगर आप देखें, बीएसपी का उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ज्यादा महत्व है इन कंपेयर टू बिहार में। तो बिहार में जो आप कह सकते हैं कि आरजेडी है, और दूसरा जो है आपका एनडीए अलायंस है, इन दोनों के बीच में रहता है। और आप छोटी पार्टियों का भी अगर आप वोट परसेंटेज या वोट का टोटल करेंगे तो कभी कभी आपको नोटा से भी कम मिलता नजर आएगा। तो बिहार में अगर देखा जाए तो आरजेडी है, और आपके पास ये जेडीयू है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बीजेपी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां कांग्रेस का भी अस्तित्व लगभग खत्म है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसके अलावा जो वहां जो छोटी पार्टी है उनका अस्तित्व उतना नहीं है। उससे ज्यादा अच्छा तो सपा पार्टी जो है और बीएसपी जो है वो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। चलिए, ठीक है। जैसा कि आपने नोटा की बात की, तो हम चाहेंगे कि ये ग्राफिक्स जो 2014, 2019 और 2009 के हैं, ये हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा दें कि ये नोटा की स्थिति यहाँ पर ये है कि नोटा भी अपने बढ़त पर है। यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो 2009 की स्थिति में तो अभी आपको जेडीयू और एलजेपी और आईएनसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेडीयू 44% पर है और एलजेपी 37% पर। ये 2014 की अगर जो हम बात करें तो ये एलजेपी और जेडीयू यहाँ पर एलजेपी बढ़त पर है और जदयू तीसरे नंबर पर आ गई है। एलजेपी यहाँ पर पहले स्थान पर 50% यानी कि 12% बढ़ोतरी के साथ ये 50.31% पर आ गई है। लेकिन जहाँ तक नोटा की बात करें तो 1.16% तो इसी का है।
1.16% का मतलब कि 15,047 वोट इसे नोटा को मिले हैं 2014 में। और वहीं अगर जो 2019 की बात करें तो यहाँ पर लोजपा फिर बढ़त हुई, अपने बढ़त बरकरार रखे हुए है। 2019 में 53.73% इसको वोट मिले हैं और राजद को 33, यानी कि ये भी बढ़त पे है, राजद भी बढ़त पे है। लेकिन यहाँ पर नोटा भी बढ़त पे है। यहाँ पर जहाँ 14 में 1.166% यहाँ पर नोटा को मिला है, वहीं नोटा को 2.51% यहाँ मिला है 2019 में। तो ये चीजें हमने आपको बताई। अब पुनः हम डॉक्टर आलोक सोती के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में नोटा भी यहाँ पर बढ़त पे है अन्य पार्टियों की अपेक्षा। तो ये क्या कह रहा है कि क्या वास्तव में जो प्रत्याशी राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए जा रहे हैं उनसे खिन्नता भी बढ़ती जा रही है लोगों की? देखिए, हमको लगता है पार्टी से ज्यादा, कैंडिडेट से ज्यादा जो है लोगों का जो राजनीतिक रुझान है उस पे उनको असर पड़ रहा है, क्योंकि वहां की जनता बड़ी प्रबुद्ध है। आप देख रहे हैं नालंदा, तक्षशिला जैसी चीजें, वहां पे कितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग होगा उसमें कहीं कमी आई होगी। लोगों के अंदर आप बात कीजिए बिहार के लोगों से, आपको बहुत ही अच्छी उनकी मानसिकता दिखाई पड़ती है, उनकी बुद्धि विवेक दिखाई देता है। लेकिन वो वहां की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, आर्थिक और उसके बाद सामाजिक, और बाद में आपने देखा जिस तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पिछले 30 साल से जो है बिहार में चल रहा है। बिहार के पास अपने रिसोर्सेज से, मिनरल से, जिसको झारखंड से अलग कर दिया गया है, तो उसकी जो रॉयल्टी आती थी जिससे बिहार में काफी तरक्की होती थी, या जो रेवेन्यू आता था, तरक्की तो कहना मुश्किल, बहुत अच्छा शब्द नहीं होगा, तो जो रेवेन्यू आता था वो भी कम हो गया। और आप देखते हैं कोसी रिवर का जो हर साल जो श्राप है, यानी कि जो बाढ़ है जो नेपाल से होती हुई बिहार के अंदर आती है, उसका भी कोई आज तक निदान नहीं हो पाया है। तो कुल मिला के ऐसा है कि आप कह सकते हैं बिहार की त्रिदशी इस समय हमेशा से बनी है, जिससे कि लोगों का राजनीतिक रुझान जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। ऊपर से अगर कैंडिडेट भी अगर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी की जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, वहां कैंडिडेट्स तो आपके पास हमेशा मिले, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे उनके भाई हो पशुपति, या आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान है, या आप कह सकते हैं राजीव प्रताप रूडी है। ये भी एक अच्छे है, पायलट है, कैप्टन है, कमर्शियल पायलट है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम करते हैं, एक अच्छी इमेज वाले हैं। तो कैंडिडेट्स में कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन हमें लगता है कि लोगों के, वहां की आम जनता का जो है राजनीतिक रुझान जो है वो कम होता चला आ रहा है। इसीलिए नोटा का बटन आप देख रहे हैं बढ़ोतरी होती आ रही, करीब 3% तक नोटा का बटन दब रहा है। ये सोचनीय और विचार करने वाली स्थिति है जी, और विचार करने वाली स्थिति है। अब चूंकि समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो बिहार में 5 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है, उनमें 2 जो सीटें हैं, सारण और हाजीपुर, वो हॉट सीट हैं। हॉट सीटें इसलिए हैं कि यहाँ पर जो सारण की सीट है, यहाँ राजीव प्रताप रूडी और लालू की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य के बीच आमना सामना है। और अगर जो हाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान चुनाव मैदान में है और शिव चंद्र राम यहाँ से आरजेडी से हैं। इसलिए ये दोनों सीटें हॉट सीटें हैं और आज हमने इसके बारे में चर्चा की कि वास्तव में वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, क्या लोग सोचते हैं, महिलाओं और पुरुष की जो मतदाताओं की संख्या है उसमें महिलाएं क्यों ज्यादा हैं और पुरुष क्यों कम हैं, ये भी हमने आपको बताया। अब 20 मई को यहाँ पर मतदान होगा और जो भी यहाँ पर मतदाता हैं 20 मई को यहाँ पर जाकर के मतदान करेंगे और जो ये बड़े नेता हैं इनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। तो आज महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।